हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन। तो कुछ हिंदी सेंटेंसेस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। एक खास प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप सीखने को मिलेगा आपको। और जब आप क्लास पूरा देख चुके होंगे तो यकीन मानिए इन स्ट्रक्चर पे आधारित कोई भी वाक्य आप अनुवाद करने में सक्षम होंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। और उससे पहले बता दूँ कि ट्रांसलेशन पहले भी मैंने अपलोड किए हैं इससे संबंधित वीडियोज़, और वो आप प्लेलिस्ट में देखिएगा जाके। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जहाँ पे मैंने ट्रांसलेशन को सिखाया है। तो ये वाला जो एक सेक्शन होता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, वहाँ पर भी आपको हेल्प करेगा। और आप इंग्लिश अगर सीख रहे हैं तो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, क्या उसने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। पहले मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि कैसे ये पैटर्न हुआ, कैसे हमने इस प्रकार से ट्रांसलेट इसको किया। क्या उसने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। Had he not given you warning। ठीक है, या फिर ये बनेगा had he not warned you। इसको आप नोट कर लें पहले तो। हैड ही नॉट गिवन यू वार्निंग बन सकता है, हैड ही नॉट वार्नड यू बन सकता है। ये दोनों ही ट्रांसलेशन पॉसिबल हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे डिड से नहीं बना सकते क्या। डिड से भी बना सकते हैं, लेकिन जब ट्रांसलेशन वाले सेंटेंसेस आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं वहाँ पर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एकदम लिटरल अक्षरशः ट्रांसलेशन करेंगे, एकदम सही ट्रांसलेशन करेंगे। तो वहाँ पे आपको इसी से बनाना चाहिए। अब मैंने ये दो सेंटेंसेस बनाए हैं, क्यों मैंने हेड का सहारा लिया वो समझना है आपको। और उससे संबंधित कोई भी वाक्य अगर आगे आएगा तो आप बना पाओगे उसको। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी वर्ब के एंड में, यदि किसी भी वर्ब के अंत में, किसी भी वर्ब के अंत में आ, ई या ए ये दे रखा हो और साथ में था, थे या थी दे रखा हो, यदि कोई भी वर्ब है उसके एंड में आ, ई या ए दे रखा हो और साथ में था, थे या थी दे रखा हो, तो फिर आप याद रखिए कि आपको पास्ट परफेक्ट का सहारा लेना है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दी थी, बड़े ए की मात्रा आपको दे रखी है और थी दे रखा है, तो ये पास्ट परफेक्ट हुआ। और वर्ब के एंड में है तो चेतावनी देना, चेतावनी देना ये वर्ब है, इसके एंड में ऐसा मिल रहा है, इसलिए पास्ट परफेक्ट लगाया है। एक बात। दूसरा, याद रखिए कि जब क्वेश्चन मार्क होता है सेंटेंस में तो आप WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं। अगर WH वर्ड से नहीं है तब भी आपको हेल्पिंग वर्ब तो पहले मिलेगी ही। तो हमने देखा कि हेड का प्रयोग करना है, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है। भाई यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि हेड का यूज़ करना है। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क है इसलिए हेड को बाहर निकालना पड़ेगा। तो हेड और फिर सब्जेक्ट क्या है, तो ही है। चेतावनी नहीं दी, चेतावनी देने को सीधा आप मैंने वर्ब के रूप में यूज़ किया तो वार्न कर दिया। हैड ही नहीं तो नॉट, नॉट जो है वो लगेगा सब्जेक्ट के बाद में। हैड ही नॉट वार्नड यू, या फिर हैड ही नॉट और आप चेतावनी देना, चेतावनी को मैंने अगर नाउन मान लिया तो फिर गिव का सहारा लेंगे वर्ब के रूप में, गिवन यू वार्निंग। बोथ आर पॉसिबल। तो ऐसे कोई भी वाक्य हो जिसमें आपको पास्ट परफेक्ट, मतलब इस तरह की लैंग्वेज हो, उसको पास्ट परफेक्ट से कन्वर्ट करना है। मान लीजिए ऐसा हो कि मैंने उसे पैसा दिया था। ठीक है, तो मैंने उसे पैसा दिया था, आ के बाद में था है, तो आई हैड गिवन हिम मनी, ऐसा बनेगा। ठीक है, मैंने उसे पैसा नहीं दिया था तो आई हैड नॉट गिवन हिम मनी। क्या मैंने उसे पैसा दिया था, क्वेश्चन मार्क लगाना है, दे रखा है तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालें, हैड आई गिवन हिम मनी। और क्या मैंने उसे पैसा नहीं दिया था तो हैड आई नॉट गिवन हिम मनी। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव टाइप का सेंटेंस था। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। दूसरा है, सूरज डूबने के बाद मैं घर पहुंचा। इसको मैं पढ़िएगा, सूरज डूबने के बाद मैं घर पहुंचा। इसमें दो एक्शन हो रहे हैं। एक एक्शन हो रहा है घर पहुंचने का, दूसरा एक्शन हो रहा है सूरज डूबने का। आपको जब ऐसे सेंटेंसेस दे रखे हों जहाँ पे दो एक्शन दे रखे हों, जैसे मेरे घर पहुँचने से पहले वह सो चुका था, ठीक है, या फिर ऐसा करने के बाद ऐसा हुआ, ऐसे कोई सेंटेंसेस, तो आपको एक ही चीज़ देखनी है कि पहले कौन सा काम हो रहा है। तो यहाँ पहले घर पहुँचने का काम है कि सूरज डूबने का काम है। सूरज डूबने के बाद मैं घर पहुँचा, तो पहले सूरज डूबा है, तो इसलिए बाद में दे रखा है तो इसको आफ्टर लगा दो। पहले आफ्टर द सन
अब ये सूरज डूबने के बाद मैं घर पहुंचा, पहले जो काम होता है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है। ऐसे पास्ट के दो इवेंट्स जिसमें दो काम दे रखे हों तो पहले जो काम होता है वो पास्ट परफेक्ट में, दूसरा काम जो बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। तो आफ्टर द सन हैड सेट, सूरज डूबने के बाद, फिर मैं घर पहुंचा, ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, आई रीच्ड होम। ठीक है, तो आफ्टर द सन हैड सेट आई रीच्ड होम, सूरज डूबने के बाद मैं घर पहुंचा। आप पूछेंगे कि सर मैं इसको उल्टा कर सकता हूं क्या, आई रीच्ड होम आफ्टर द सन हैड सेट, ऐसा भी पॉसिबल है। आप पहले वाला जो ये इधर वाला प्रकार है इधर लेके आ जाओ या बाद में लगा दीजिए, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एक्शंस जब दे रखे हों जिनमें से पहला जो एक्शन होता हो, पहले जो काम खत्म हुआ हो उसको आप लीजिए पास्ट परफेक्ट में, दूसरा जो काम है वो लीजिए पास्ट इंडेफिनिट में। मैं कहूँ कि मेरे घर पहुँचने से पहले वह सो चुका था, पहले कौन हुआ, पहले सोना हुआ, तो ही हैड स्लेप्ट, और मेरे घर पहुंचने से पहले बिफोर आई रीच्ड होम। या फिर यूँ कहें कि उसके सोने के बाद मैं घर पहुंचा, तो के बाद के लिए आफ्टर लगा दो। आप कहोगे सर बिफोर से भी तो बना ही सकते हैं, बिल्कुल मीनिंग वही होगा, सेम कंडीशंस होंगी, मतलब ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जहाँ पे लिटरल ट्रांसलेशन की बात है वहाँ पे ऐसे कैसे स्ट्रक्चर आप फॉलो करना सीखें। तो आफ्टर ही हैड स्लेप्ट आई रीच्ड होम, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ऐसे वाक्य बनेंगे इस तरीके से। ठीक है, आप ये पूछेंगे कि सर सीधा सनसेट कर दें, तो सूर्यास्त के बाद आफ्टर सनसेट आई रीच्ड होम आफ्टर सनसेट, ऐसा भी तो हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मीनिंग भी यही निकलेगा। लेकिन जहाँ सूरज डूबने के बाद, इस सनसेट को मैंने सूर्यास्त या नाउन नहीं माना है, इसको मैंने सूरज डूबने के बाद, तो ये डूबना जो है क्रिया मान के मैंने बना दिया इस वाक्य को, चूंकि इसमें ऐसा ही दे रखा है तो लिटरल बनाने के लिए आपको इसी तरह से क्रिया मानकर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड सेंटेंस देखिए, मुझे लगता है कि मौसम बदलेगा। बड़ा आसान सेंटेंस है, पहले मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ, उसके बाद में विल टॉक कि भी कैसे बना है ये। तो मुझे लगता है आई थिंक द वेदर विल चेंज। तो जब आप ये कहें मुझे लगता है, तो आप आई थिंक का सहारा ले सकते हैं, आई सपोज का सहारा ले सकते हैं, आई अज्यूम का सहारा ले सकते हैं। आई थिंक कह सकते हैं, आई सपोज कह सकते हैं, ठीक है, आई अज्यूम कह सकते हैं, मुझे लगता है। इसके लिए आप ये सब लगा सकते हैं, आई थिंक, आई सपोज, आई अज्यूम, मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि, दैट भी लगा सकते हैं बीच में, दैट नहीं लगाया तो भी अंडरस्टूड है, ये दैट नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा, दैट का ही मीनिंग देगा। फिर मौसम बदलेगा, मौसम को वेदर बोलेंगे, बदलेगा विल चेंज। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब मैं ये कहता हूँ कि आई थिंक, आई सपोज, आई अज्यूम या आई होप, तो फिर आप फ्यूचर सिंपल का यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज़ करते हैं, मतलब विल या शैल के साथ V0 लगाते हैं। एक सेंटेंस में ये कहूँ कि मुझे लगता है कि वह आएगा, आई थिंक ही विल कम। मुझे लगता है कि वह खाना खाएगा, आई थिंक ही विल टेक फूड। ठीक है, मुझे लगता है कि वह खेलेगा, आई थिंक ही विल प्ले। ऐसे वाक्य बनेंगे। फिर है वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। इस वाक्य को ट्रांसलेट करोगे तो ये बनेगा ही विल बी वेटिंग फॉर मी। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पहली बात, इसका जो आप नाम दोगे ना ग्रामर की लैंग्वेज में, तो टेंस आप पढ़ते हैं, जो एक टाइम होता है फ्यूचर, उसमें एक सेकंड कंडीशन होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल बी या शैल बी के साथ आईएनजी। तो जब आप ये देखते हो कि कोई भी काम कर रहा होगा, कर रहे होंगे, कर रही होगी, ऐसा कोई आप हिंट देखते हो लास्ट में, तो वहाँ पे आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज़ करना पड़ता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी या शैल बी लगता है, तो वह इंतज़ार कर रहा होगा, वह के लिए ही इंतज़ार कर रहा होगा, विल बी वेटिंग, किसके लिए, मेरे लिए। तो वेट के साथ में फॉर लगाते हैं। आप वेट के साथ में फॉर नहीं लगाना चाहे तो अवेट भी यूज़ कर सकते हैं, AWAITING। इसकी जगह पे आप अवेटिंग भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब भी इंतज़ार करना है। यहाँ पे बस इतना ही है कि फॉर नहीं आएगा, है ना। तो ही विल बी वेटिंग फॉर मी, ही विल बी अवेटिंग मी, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। वे सो रहे होंगे, दे विल बी स्लीपिंग। वे खाना खा रहे होंगे, दे विल बी टेकिंग फूड। मैं पढ़ा रहा होऊंगा, आई विल बी टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग। शैल विल कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो इस प्रकार के वाक्य बनेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है उसे रविवार को आना है, तो यहां आप बनाएंगे ही इज टू कम ऑन संडे। ही इज टू कम ऑन संडे, उसे रविवार को आना है। अच्छा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यूज हो रही है ना, कोई भी काम करना है उसके लिए आप यूज करेंगे इज टू, एम टू या आर टू।
कोई भी काम करना है, उसे आना है he is to come, उसे जाना है he is to go, मुझे पढ़ाना है I am to teach, उसे पढ़ना है he is to study, उन्हें खेलना है they are to play। इस प्रकार के वाक्य बनेंगे, वो होगा उसे मतलब रविवार को आना है, तो ये he is to come। आप में से कईयों को लगेगा कि has to have to भी तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हम स्पोकन में या हम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं I have to go, मुझे जाना है। लेकिन वो हैव टू हैज़ टू जब ट्रांसलेशन की बात आती है तो वहीं पे लगाएं जब आप अंडर कंपल्सन कोई सिचुएशन की बात करें कि मुझे ऐसा करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं है करना पड़ता है, ऐसा है करना है, तो इज़ टू एम टू आर टू। आप जब पास्ट में लेकर जाओगे इस वाक्य को, उसे रविवार को आना था तो आप वॉज टू वर्ड टू लगा देंगे। ही वॉज टू कम ऑन संडे, उसे खेलना था ही वॉज टू प्ले, उसे मिलना था ही वॉज टू मीट, ऐसे करके सेंटेंस बनेंगे। धूम्रपान एक बुरी आदत है, धूम्रपान को क्या बोलेंगे? तो सिंपल सेंटेंस है स्मोकिंग, और बुरी आदत है इज़ अ बैड हैबिट। धूम्रपान एक बुरी आदत है। तो इस प्रकार कोई भी चीज़ आप लगा दीजिए और फिर आप सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो आईएनजी फॉर्म में बना सकते हैं। इस प्रोसेस को ग्रामर की भाषा में जेरेंड बोलते हैं, ठीक है। धूम्रपान एक बुरी आदत है। ऐसे कहूँ कि सिंगिंग एक आर्ट है, सिंगिंग इज़ एन आर्ट। स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। ड्रिंकिंग है वो हेल्थ के लिए इंजूरियस है, तो ड्रिंकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये जो आईएनजी फॉर्म है ये सब्जेक्ट बन सकता है। स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। आपको शाम तक कमरा खाली करना पड़ेगा, तो ये है अंडर कंपल्सन सिचुएशन भविष्य की। 3 चीज़ें याद रखना है। जब भी कोई काम करना पड़ता है उसके लिए हैज़ टू या हैव टू लगाते हैं। कोई भी काम करना पड़ता था या करना पड़ा तो हैड टू लगाएंगे, और कोई भी काम करना पड़ेगा उसके लिए लगाएंगे विल हैव टू या शैल हैव टू। करना पड़ेगा तो विल हैव टू शैल हैव टू, करना पड़ा तो हैड टू, करना पड़ेगा तो हैज़ टू या मतलब करना पड़ता है तो हैज़ टू या हैव टू। तो ये देखो करना पड़ेगा, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो विल हैव टू शैल हैव टू। आपको यू करना पड़ेगा, यू विल हैव टू। खाली करने को बोलते हैं इवैक्यूएट। यू विल हैव टू इवैक्यूएट, वैकेट कर दो, यू विल हैव टू लगाना है, यू विल हैव टू वैकेट द रूम। कमरा खाली करना पड़ेगा। अभी रूम, चूंकि कोई व्यक्ति बोल रहा है आपको कमरा खाली करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ ही रहा है कौन से कमरे की बात है, तो डेफिनेट हो गया, तो द रूम। और शाम तक बाय इवनिंग, है ना, तो तक के लिए बाय लगा सकते हैं आप टाइम के पहले। यू विल हैव टू वैकेट द रूम बाय इवनिंग, ऐसा बनेगा। उसे बरी कर दिया गया, ये एक्चुअल में पैसिव का स्ट्रक्चर है। कोई भी काम किया गया, किसी के द्वारा किया गया, द्वारा नहीं भी लगा हो तब भी देखो यहाँ पे डूअर तो है ही नहीं, कौन बरी करने वाला है इसको? जब डूअर नहीं होता है, काम करने वाला नहीं होता है, तो उसको पैसिव में मानते हैं। पैसिव में मानते हैं तो ये बनाओ ही वॉज, बरी करना, एक्विटेड, या फिर कह सकते हैं रिलीज्ड। एक्विट का मतलब दोष मुक्त करना होता है, रिलीज का मतलब रिहा करना होता है। अच्छा, मैंने पास्ट में ही क्यों बनाया? तो याद रखेंगे कि जब भी आ, ई या ए लास्ट में मिलते हैं किसी भी वर्ब के एंड में आ, ए या ई, तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। वह गया, ही वेंट, वह आया, ही केम, मैंने पढ़ाया, आई टॉट, आपने पढ़ा, यू स्टडीड, उसने खेला, ही प्लेड, उन्होंने गाना गाया, ही सैंग अ सॉन्ग। ऐसे करके वाक्य बनते हैं। ये पैसिव है, तो पैसिव सेकंड फॉर्म का पैसिव है वो वॉज वर्ड से बनता है। ये तो हो गया एक्टिव, और सेकंड फॉर्म का जो पैसिव है वो बनता है किससे? वॉज या वर्ड से। ये होता है पैसिव। तो ये आपको ध्यान रखना है पैसिव कैसे बनेगा, ठीक है। वह मेरे आचरण से प्रसन्न थी, तो प्रसन्न थी तो शी वॉज। प्रसन्न के लिए प्लीज लगा सकते हैं, शी वॉज प्लीज्ड, प्लीज में विद लगता है, शी वॉज प्लीज्ड विद। किससे? मेरे आचरण से। आचरण को कंडक्ट कह सकते हैं, आचरण को बिहेवियर कह सकते हैं, तो शी वॉज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर, ठीक है। हैप्पी करोगे तब भी हैप्पी के साथ विद लगाना है आपको, तो शी वॉज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर। बहुत सिंपल प्रकार का सेंटेंस है, यहाँ कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यह इनाम आपको दिया जाएगा। पैसिव है कि एक्टिव पहचानो। बहुत सिंपल प्रोसेस बताया मैंने कि जब आपको डूअर नहीं मिलता है कि ये इनाम दिया जाएगा, अब इनाम देने वाला कौन है? कोई दे ही नहीं रखा है यहाँ पे। तो जब कोई व्यक्ति नहीं दे रखा हो आपको कि कौन ऐसा करेगा, तो उसे आप पैसिव बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पैसिव का स्ट्रक्चर। तो यह इनाम आपको दिया जाएगा, दिस प्राइज, यह इनाम आपको दिया जाएगा, विल बी गिवन टू यू। ऐसा क्यों बनाया? गिवन टू यू भी कर सकते हो, है ना। ये ऐसा इसलिए बनाया कि गा, गे या गी, फ्यूचर में क्या होता है कि आपको क्रिया के एंड में ये कुछ कीवर्ड्स मिलते हैं।
गा गे या गी, जिनको देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनेट है। फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव बनता है विल बी या शैल बी से बनता है, ठीक है ना। तो ये तो हिंट हो गया फ्यूचर इंडेफिनेट का, विल और शैल का। जब इनका पैसिव बनाओगे तो बनेगा विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी, और पैसिव में थर्ड फॉर्म लगाते ही हैं, तो इसलिए हमने किया गिवन। तो दिस प्राइज विल बी गिवन टू यू। तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ऐसे देखो सिंपल सिंपल सेंटेंसेज बना पाओगे आप इन स्ट्रक्चर से। आप एक स्ट्रक्चर पर एक सेंटेंस जो देखा है आपने, उसका पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया तो 5-7 वाक्य और बनाएं, तो आपको इस पैटर्न पे कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलिए मिलेंगे कल एक नेक्स्ट नए सेशन में, एडिटोरियल के सेशन में, ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।